जब सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर थे, आइसोलेटेड थे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे थे, तो इन एन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स में, एन नंबर ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स के लिए, सबके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम में सेम एनर्जी लेवल्स आएंगे। इसका मतलब सिंगल लाइन बनेगी, एक ही लाइन ये एन टाइम्स ओवरलैप कर रही है, एक ही लाइन एन टाइम्स ओवरलैप कर रही है, एक ही लाइन एन टाइम्स ओवरलैप कर रही है, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस सी डिस्टेंस है। और ये सी डिस्टेंस कहलाता है हमारा नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस, जब तक कि ये दोनों, ये सारे एटम्स एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। जैसे ही आप एटम्स को, और ये पूरी कंडीशन जो है ये वेपर स्टेट है, वेपर स्टेट में ही एटम्स इतने डिस्टेंस पर हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करें, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकते। तो सी डिस्टेंस तक वेपर स्टेट में है। अब आपने एटम्स को और पास लेकर आए तो ये आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो पहले एन लाइंस यहां पड़ रही थी, एन लाइंस एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही थी, अब उनमें से कुछ एटम्स की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। किससे ज्यादा हो गई? जितनी 3s2 लेवल में उनकी हुआ करती है आइसोलेटेड स्टेट में, तो उस एटम की लाइन थोड़ी ऊपर जाएगी। किसी एटम की एनर्जी कम हो गई, थोड़ी लाइन उसकी नीचे आ गई। कौन सी वाली लाइन? 3s2 लाइन। इसी तरह 3p2 एनर्जी लेवल्स में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ऊपर नीचे हो गए। अब एक डिस्क्रीट लाइन ना आकर के, सिंगल लाइन ना आकर के झुंड आने लगा, बैंड आने लगा। आप इन एटम्स को और पास लाए, इन्फ्लुएंस और बढ़ा, तो 3s लेवल की एनर्जी और ज्यादा ऊपर नीचे और ज्यादा कम ज्यादा होने लगी, 3p लेवल की एनर्जी और ज्यादा कम ज्यादा होने लगी। और एक डिस्टेंस ऐसा आया कि दो डिस्क्रीट लाइंस के बजाय हमें हजारों लाखों ये एन लाइंस मिल गई यहाँ पर अलग अलग। हमें पता ही नहीं कि ये वाली जो लाइन है ये 3s लेवल की लाइन है या किसी एटम के 3p लेवल की एनर्जी घटते घटते उससे भी कम हो गई जितनी 3s लेवल की हुआ करती थी उसकी आइसोलेटेड स्टेट में। ये लाइन है, हमें नहीं पता कि ये वाली लाइन 3p लाइन 3p एनर्जी लेवल में से आई है, 3s2 एनर्जी लेवल, या ऐसा हुआ कि किसी एटम की एनर्जी 3s लेवल की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो 3p रीजन में पहुंच गई। तो हम ये कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं देयर आर एन लाइन्स, एन टू एन लाइन्स एक्चुअली, क्योंकि एन लाइन्स होंगी 3s लेवल की और टू एन लाइन्स होंगी 3p लेवल्स की। तो यहाँ हम कुल मिलाकर कहेंगे कि 8 वैकेंसीज, 8n वैकेंसीज हैं, उनमें से कहीं इलेक्ट्रॉन है कहीं नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं है, इस वाले एनर्जी लेवल पर है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एटम्स को और पास लेकर आए, आप एटम्स को और पास लेकर आए, तो इनमें जो इंटरेक्शन है वो चेंज होने लगता है, और फिर से ये स्प्लिट होने लगते हैं एनर्जी लेवल्स। कुछ एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी कम है वो नीचे अलग हो जाते हैं, और जिन एनर्जी लेवल, जिन एटम्स की एनर्जी लेवल ऊपर है या जो एनर्जी लेवल्स ज्यादा वाले वो अलग चले जाते हैं। और क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स इस हायर एनर्जी लेवल से उतर करके लोअर एनर्जी लेवल पर आने लगते हैं। और जब तक ये आपका सॉलिड क्रिस्टल बनता है, यानी एटम्स के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है? एक इक्वल है, तब तक आपके 4n एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। यहाँ हर एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन है, और 4n एनर्जी लेवल्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं, यहाँ कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आ सकता है लेकिन है नहीं, आ सकता है लेकिन है नहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले एनर्जी लेवल पर ऑक्युपाई हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, ऊपर वाला एनर्जी लेवल बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो जाता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर इक्का दुक्का कुछ इलेक्ट्रॉन इस वैलेंसी बैंड में से छोड़ करके कंडक्शन बैंड में जा चले जाते हैं। इन दोनों बैंड के बीच में एक सर्टेन एनर्जी गैप है, जिस एनर्जी गैप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, या तो वो रहेगा इस लोअर एनर्जी लेवल पर वैलेंसी बैंड में, या रहेगा ऊपर हायर एनर्जी लेवल पर कंडक्शन बैंड में। बीच वाला जो ये गैप है, जिस गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप, और एक नाम और है इसका फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन का मतलब होता निषेध, निषेधाज्ञा, फॉरबिड, निषेध है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रुकना, यहाँ निषेध है, यहाँ नहीं रुक सकते इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप पर या फॉरबिडन गैप पर। तो एक सॉलिड क्रिस्टल में, एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस, लैटिस जैसे हम बोलते हैं लैटिस, सॉलिड क्रिस्टल लैटिस में वैलेंसी बैंड है
वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्स एब्सोल्यूट केल्विन पर है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, तो फिर वैलेंसी बैंड पूरी तरह से भरा हुआ और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली है। लेकिन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से ऊपर है तो वैलेंसी बैंड का इक्का दुक्का कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अब इस वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या मतलब है, तो हमने ग्राफ बना लिया, लेकिन जो फिजिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें क्या मतलब है? अच्छा, डायग्राम जब हम बनाएंगे, बैंड डायग्राम बनाएंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हम ये सारा झंझटबाजी नहीं बनाएंगे, हम केवल ये वाला पोर्शन ही बनाएंगे, केवल इतना सा पोर्शन बनाएंगे, ये वाला। कहा, जबकि आपका एलिमेंट पूरी तरह से स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर क्लस्टर की फॉर्म में है। करेक्ट। अब इस बैंड का, इस वैलेंसी बैंड या कंडक्शन बैंड का रियल में मीनिंग क्या है? आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिलिकॉन ये कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है, और कार्बन ग्रुप के अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, पूरी की पूरी कायनात, लिविंग वर्ल्ड इसी प्रॉपर्टी की देन है। अगर कार्बन में ये प्रॉपर्टी ना होती तो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी लिविंग नहीं होता, कुछ भी लिविंग नहीं होता। और ये प्रॉपर्टी आप सब अच्छी तरह जानते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग, खुद अपने आप अपने ही एटम्स को आपस में जोड़ लेना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन है किसमें? कार्बन में। कार्बन कार्बन आपस में मिलकर के बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच और रिंग और ये और वो हजार तरह की चेन्स बना लेते हैं। तो सिलिकॉन भी तो उसी का भाई है, तो इसमें भी प्रॉपर्टी है ये। तो क्या प्रॉपर्टी है कि सिलिकॉन का एक एटम अपने आसपास के 4 एटम्स के साथ में बढ़िया मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अगर आप सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन का क्रिस्टल अपने आप में एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड की फॉर्म में है, कोवेलेंट। कोई भी सिलिकॉन का एक एटम अपने आसपास के 4 दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ में जुड़ा रहता है, 4 दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ में जुड़ा रहता है कोई भी सिलिकॉन का एक एटम। चार इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पी और एस ऑर्बिटल के और 2 p ऑर्बिटल के। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आसपास के 4 दूसरे एटम्स के साथ में कंबाइन कर लिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के हैं और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंगेज्ड है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंगेज्ड हो गए वैलेंसी बॉन्ड में एंगेज्ड है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वाले वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। एब्सोल्यूट 0 सेल्सियस पर पूरे के पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल में, चाहे वो पहाड़ के बराबर का आप क्रिस्टल ले लो, कहीं कोई आपको इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं मिलेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन कंबाइंड है किसमें? मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे कंबाइंड है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो इस बॉन्ड से अलग फ्री घूम रहा हो, टूटा हुआ हो। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, कहा? एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए। तो हम यहाँ क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? वैलेंसी बैंड में है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में है। अब ये कंडक्शन बैंड क्या है? इस क्रिस्टल में कंडक्शन बैंड क्या कहाँ है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होने का मतलब क्या होता है? क्या हुआ कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से ऊपर, मुझे फिर से पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार ये डायग्राम बनाने पड़ते हैं इस लेसन में।
ये किनारे पर बॉन्ड दिखाए जाते हैं इस तरह से कि ये स्ट्रक्चर आगे भी एक्सटेंड हो रहा है। ये जो किनारे के बॉन्ड दिखा रहे हैं मतलब ये आगे किसी से जुड़ा हुआ है। ये सिलिकॉन एटम्स है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन से ऊपर क्या क्या होता है? 0 केल्विन से ऊपर क्या हुआ कि कहीं किसी एटम को अबाउट 1/10⁶ अबाउट 1/10⁶ एटम्स 10⁶ एटम में से किसी एक एटम के साथ ऐसा होता है कि वो अपने आसपास के थर्मल एजिटेशन के कारण थर्मल एजिटेशन हलचल, क्योंकि अबव 0 केल्विन पर कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, वो लगातार हलचल है, हो रही है, मोशन में है। तो इस थर्मल एजिटेशन के कारण किसी एक एटम ने इतनी एनर्जी गेन कर ली, किसी एक एटम ने इतनी एनर्जी गेन कर ली, कितनी एनर्जी कि वो एटम अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ करके बाहर आ गया और जिस जगह से वो निकला उस जगह एक वैकेंसी खाली रह गई। भी यहां कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए थे, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था ये, और एटम के 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के 4 एटम्स के साथ एंगेज थे ये कोवेलेंट बॉन्ड में। लेकिन कहीं से इसे एनर्जी मिली, इतनी एनर्जी मिली कि ये इस कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़कर इसके जा सके। कितनी एनर्जी चाहिए डिपेंड करता है क्रिस्टल के ऊपर। तो फिलहाल अभी हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, अभी हम इसे भी डिस्कस करेंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो यहां से ये निकल करके बाहर चला गया। अब ये जो बाहर चला गया ये किसी के साथ भी बाउंड नहीं है, न ये इसका है, न ये इसका है, न ये इसका है, न ये इसका है। जब तक बाउंड था तब तक तो इन दोनों का था ये, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा, दोनों के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यहां से, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो अब ये किसी का भी नहीं है। अब ये दोनों में से किसी का भी नहीं है, दोनों में से किसी का भी नहीं रहा अब ये। तो अब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को तोड़ गया अपनी, क्योंकि वैलेंसी बॉन्ड था ये बना हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ने बना रखा था, लेकिन बॉन्ड को तोड़ के निकल गया। तो वैलेंसी को तोड़ के निकल गया, ये वैलेंसी बैंड में से बाहर निकल गया। वैलेंसी बैंड में से कहां से, वैलेंसी बैंड से कूद करके कहां पहुंच गया, अब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब कंडक्शन बैंड इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया है कोवेलेंट बॉन्ड में से, ये इलेक्ट्रॉन अब पूरे क्रिस्टल में भागा भागा घूमता घूमता फिरेगा। ये बन गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस जगह से ये निकल कर आया है यहां तो एक गड्ढा बन गया ना, यहां तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसे हम बोलेंगे क्या? होल। एक होल क्रिएट हो गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर क्रिएट हो गया। एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया लैटिस में और एक होल क्रिएट हो गया यहाँ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये होल क्रिएट हो जाना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैलेंसी बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी बैंड में क्या बन गए? वैलेंसी बैंड में होल्स बन गए। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस क्रिस्टल का, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड को तोड़ करके बॉन्ड के बाहर आ जाएंगे, लैटिस में आ जाएंगे। उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आपके होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तो फिर से हम देखें कि वैलेंसी बैंड क्या है। इन अ स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन देयर आर 4 n। एन क्या चीज है? एन कैपिटल एन हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। पूरे क्रिस्टल में एन नंबर ऑफ एटम्स है। तो देर आर 4 n कंप्लीटली फिल्ड बैंड। कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल्स बोलेंगे हम इसे। एनर्जी एक सिंगल लेवल नहीं है, एनर्जी लेवल्स है ये, ठीक है।
आउटर मोस्ट शेल में ये हमारा 3s2 और 3p2 ये आउटर मोस्ट शेल का ही तो पार्ट है। तो आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल एनर्जी लेवल ना बनकर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना बनकर एक बैंड बना, एनर्जी लेवल्स बन गए, बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हैं। 4n एनर्जी लेवल्स आउटर मोस्ट शेल के पूरी तरह से फील्ड हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड। 4n अनदर एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, आना चाहे तो, सूटेबल कंडीशन बने तो आ सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली फील्ड है एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। दोनों बैंड के बीच में एक सर्टेन एनर्जी गैप होता है, जिस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, या तो वो वैलेंसी बैंड में जाएगा या फिर जाएगा कंडक्शन बैंड में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंसी बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाए, इस फॉरबिडन गैप को, इस एनर्जी गैप को पार कर सके, तभी वो वैलेंसी बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर वैलेंसी बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। 0 डिग्री केल्विन से ऊपर, 0 डिग्री केल्विन से ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड को छोड़कर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंसी बैंड में क्रिएट हो गए होल और कंडक्शन बैंड में मिल गए इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स के साथ बाउंड है, बंधे हुए हैं। ये ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए, these electrons are free to move throughout the crystal and hence they contribute towards the electrical conductivity of crystal। क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन देगा? केवल वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ तो हमने बनाया सिलिकॉन के लिए, इस पर्टिकुलरली सिलिकॉन के लिए हमने ग्राफ ये ड्रॉ किया है और ये सब चीज हमें मिल गई। लेकिन अगर हम सिलिकॉन के अलावा किसी और मेटल के लिए, सिलिकॉन के अलावा किसी और के एलिमेंट के लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो मोर और लेस सबके ग्राफ ऐसे ही निकल कर आते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप का डिफरेंस होता है, किसी का वैलेंसी बैंड बड़ा है, कंडक्शन बैंड छोटा है, किसी का कंडक्शन बैंड बड़ा है, वैलेंसी बैंड छोटा है, किसी में यहीं पर आकर के सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स का।